हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो क्लासेज है आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास है। आज हम आपके लिए आए हैं सब्जेक्टिव। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्या, आपके सब्जेक्टिव जो एग्जामिनेशंस में बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस आते हैं और इसको एक बार बस देख लेना है, रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ लेंगे तो आप सभी को याद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए वो दिए हैं क्या, ये हम बात करते हैं सब्जेक्टिव, बहुत ही आसान है। जरा से इसको देखेंगे हम लोग। आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, तो एक्सप्लानेशंस। एक्सप्लानेशंस क्या होता है, तो व्याख्या। ये आपके एग्जामिनेशन में 4 नंबर के आ जाते हैं। 1 से लेकर 11 पाठ के बीच में से जो पंक्ति का लाइन है उसमें से आपके एग्जाम में पूछ देता है। अब तो पूरा किताब तो अगर आप पढ़े नहीं हो, पढ़े भी हैं तो कहाँ से पूछ दिया क्या पता है, ये तो पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस गेसेस क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इसको एक बार ध्यान से देख लेना है, समझ जाना है और क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं पहला क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर कहता है लेट फ्रीडम रिंग, यानी कि हम लोग आज़ादी का गीत गाएंगे। एनर्जी हिल एंड एनर्जी मोल, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ। हिल ऑफ मिसिसिपी, यानी मिसिसिपी की पहाड़ियों पे पूरे आज़ादी के साथ हम लोग गीत गाएंगे जब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। तो ये जो आपका जो लाइन्स है कहाँ से लिया है, कौन लिखा है और इसका मतलब क्या होता है, इसी को हम लोग को व्याख्या करना है। तो अपने एग्जामिनेशंस में जब आंसर लिखिएगा तो लिखिएगा आंसर एक्सप्लेनेशंस, यानी व्याख्या कर रहे हैं हम लोग। डिफरेंट कलर लिखिएगा आप लोग, ब्लू इसको लिखिएगा ब्लू पेन से और ये लिखिएगा आपको ब्लैक पेन से, ताकि अट्रैक्टिव लगे देखने में। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2। यह जो लाइन है वह हमारे रेनबो पार्ट 2 से लिया गया है। दिस इज ए प्रोज सेक्शन, यह क्या है, एक प्रोज सेक्शन है। एंड दिस प्रोज सेक्शन नेम इज आई हैव ए ड्रीम, यानी इस प्रोज सेक्शन का नाम क्या है, आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक स्वप्न है। इट इज कंपोज्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसको कौन कंपोज किया है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एकदम आसान लैंग्वेज जो आपको समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा आते हैं व्याख्या पर। ये जब लिखेंगे एग्जामिनेशन में 2 नंबर्स यहाँ से मिल जाएंगे, 2 नंबर्स यहाँ से मिलेंगे, यानी आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं जो आसानी से नंबर आपके मिल जाएंगे। अब इन द प्रेजेंट लेसन्स, वर्तमान लेसन जो भी प्रस्तुत है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज दैट, वो कहते हैं कि फ्रीडम इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। आज़ादी जो है हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। ही होप्स दैट, वो आशा करते हैं कि माई फ्रीडम्स एस्पियर टू ऑल, यहाँ माई करेंगे, माई फ्रीडम एस्पियर टू ऑल द एरियाज ऑफ हिज कंट्री, यानी हमारी जो आज़ादी है पूरी तरह से कहाँ होनी चाहिए, पूरे क्षेत्रों में होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए, जहाँ मन तहाँ हम घूम सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं कि अमेरिका एक देश है जहाँ पर नेग्रो जाति की प्रजाति रहते हैं और उनको क्या आज़ाद नहीं है वो कि अमेरिका में जाकर घूम फिर सके। उसी का पंक्ति दिया गया है जो हम व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद हेंस, अतः लेट फ्रीडम रिंग, लेट फ्रीडम रिंग, हम लोग को अतः गीत गाएंगे वहाँ पे पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, मिसिसिपी की पहाड़ी पर चढ़कर गीत गाएंगे। यानी हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए अमेरिका के शहरों में रहने के लिए, ठीक है। ये कौन बोलता है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आप सबसे रिक्वेस्ट है बस थोड़ा सा आप लिख लेंगे ना तो जाहिर से बात है एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चंस क्या है, आइए चलिए। क्वेश्चन कहता है नंबर 2 एक्सप्लेनेशंस। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, नंबर 2, वी नोटिस दैट, हम लोग सूचित करते हैं, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स, जितना ही अधिक पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही अधिक चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, हमेशा क्या रहता है, असंतुष्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आपको जो अभी लिखवा है वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या लिख सकते हैं, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति, बाय महात्मा गांधी। कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी।
आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप वैसे लिख सकते हैं जिससे मैं बता रहा हूं, यानी क्या लिख सकते हैं, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2, दिस इज ए प्रो सेक्शन, दिस प्रो सेक्शन नेम इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इट इज कंपोज्ड बाय आवर नेशन फादर्स महात्मा गांधी। आप वैसे ही बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं व्याख्या क्या कहता है। इन दिस लाइन, इस लाइन में गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि ह्यूमन माइंड इज नेवर सेटिस्फाइड ओवर और कंटेंट, यानी मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना, जो मस्तिष्क है, मन है, वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता है। जस्ट लाइक ए बर्ड moves from one branch to another branch in search of pleasure, जैसे एक चिड़िया है एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाती है, जाती है खोजने के लिए, या जाती ही आपको क्या खुशी के लिए जाती है। सेम इन द कंडीशन, उसी प्रकार ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य भी सोचता है जितना ही अधिक मिल जाता है, सोचता है कि उतना ही अधिक क्या करें हम तो पालें। अब उसके बाद पीपुल आर नेवर सेटिस्फाइड ओवर और ह्यूमन विथ वाट दे पोजेजेज, यानी कि मनुष्य जो है ना कभी संतुष्ट नहीं रहता है, जो उसके पास होता है वो अपने पास नियंत्रित नहीं रख सकता है, यानी मनुष्य हमेशा क्या जी अनियंत्रित रहता है। वही आपका लाइन से वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, ठीक है चैंपियन। आप बनाकर लिख देना एग्जामिनेशन में, कंफर्म है 4 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, जरा सा बस इसको सीख लेंगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। द होल ऑफ भारत, पूरा भारत, इज माई होम, मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल, यहाँ के लोग, आर माई फैमिली, मेरे क्या हैं तो परिवार हैं। इसको करना है व्याख्या। आप लिख सकते हो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2, दिस इज ए प्रो सेक्शन, दिस प्रो सेक्शन नेम इज भारत इज माई होम एंड इट इज कंपोज्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, वैसे लिख सकते हो। और यहाँ भी आप लाइन लिखे हैं, आप यहाँ भी देखकर लिख सकते हैं, ठीक चैंपियन। चलिए, दिस लाइन इज ए स्पीच गिवन बाय हिम आफ्टर टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस लाइन, यह लाइन, इज ए स्पीच गिवन बाय हिम, मेरे द्वारा यह स्पीच कहा गया है, भाषण दिया गया है। आफ्टर टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओथ मतलब क्या होता है, शपथ ग्रहण। जब शपथ ग्रहण लेने में जा रहा था तो मैंने बोला कौन, भारत इज माई होम, मैंने क्या बोला, पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे क्या है तो परिवार है, ठीक है। अब ही प्लेस्ड टू द कंट्री मैन, कौन, ही मतलब कौन, ये आपका क्या है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। वह कहते हैं, वो खुद से क्या जी पूरे देशवासियों से कसम खाते हैं कि दैट बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि मुझे लोगों ने क्या बना दिया है तो भारत का राष्ट्रपति बना दिया है। आल्सो द हेड ऑफ द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री, इस देश का जो सबसे प्रधान कार्यालय है उसका मुझे लोगों ने क्या बना दिया है तो मुखिया बना दिया है, प्रधान बना दिया है। फिर कहते हैं ही डिवोट्स हिमसेल्फ, वो खुद भी अपने आप विश्वास करते हैं, विथ फुल ऑफ डेडिकेशन, पूरे आत्मसम्मान के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ। हिज कंट्रीमैन एज दे आर लाइक हिज फैमिली, पूरे देशवासी को हम मानते हैं जैसे हमारे क्या हैं वो परिवार हैं। वी विल टेक फुल केयर ऑफ देम, हम हमेशा उन लोग का टेक केयर करेंगे, यानी कि देखभाल करेंगे। एंड सर्व देम प्रॉपरली, और अच्छी तरह से उनकी क्या करेंगे तो सेवा करेंगे। कौन कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप बना के लिखिएगा, कंफर्म है आपके 4 मार्क्स आपके एग्जामिनेशंस में आ जाएंगे। साइंस वाले हों, आर्ट्स वाले हों, कॉमर्स वाले हों, सबके लिए आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 का आता है क्या है, आइए। बहुत आसान है, बस जरा से इसके बाद देख लेंगे ना, समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई हार्ड वर्ड नहीं लिखा गया है, बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप जितना लिख रहे हैं यहाँ पे, आप जाहिर सी बात है उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। आइए, द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन,
सामान्य लोग जो होते हैं आधारित किस पर होते हैं, तो कृषि पर होते हैं आधारित, और किसका फॉलो करते हैं, तो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस, यानी कि आपको कृषि को पेशा क्या करते हैं, तो फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। यानी ऑक्यूपेशन मीन्स क्या होता है, तो पेशा। आइए देखते हैं क्या है, सेम क्वेश्चंस। This line has been taken from the chapter Indian Civilizations and Culture by महात्मा गांधी, या आप खुद से बताए थे वैसे लिख सकते हो। This line has been taken from my book Rainbow Part 2. This is a prose section. This prose section name is Indian Civilization and Culture. It is composed by our nation father महात्मा गांधी। आइए देखते हैं क्या लाइन में कहा जा रहा है। In this line, इस लाइन में गांधी जी says that, गांधी जी कहते हैं कि ancestor thought towns or cities as a miserable place. ancestor मतलब क्या होता है, पूर्वज। पूर्वज सोचे कि शहर और बड़े बड़े शहर में आपके बड़े बड़े टाउन्स में जो वहाँ की स्थिति है मिजरेबल, बहुत ही खराब स्थिति, दयनीय है। सो दे लिव्ड, वे कहते हैं कि हम लोग रहते हैं हैप्पीली इन देयर स्मॉल विलेजेस, हम लोग अपने छोटे से गांव में बड़ा ही संतुष्ट रूप से रहते हैं। एंड कंटिन्यूड देयर एग्रीकल्चर्स ऑक्यूपेशंस, और अपने काम में हमेशा लगे रहते हैं। कौन सा काम, कृषि यानी खेती करना। एंड वर सेटिस्फाइड विद देयर सिंपल लाइफ स्टाइल, और हम लोग वहाँ पे साधारण जो आपका जीवन का शैली है आसान तरीके से वहाँ पे हम लोग जीते हैं, इसलिए सभी लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, तो फॉलो करते हैं। तो आसान है, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, आराम से आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन, हाँ अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आसान क्वेश्चन से जरा सा आप फॉलो कर लेंगे, जरा से इसको लिख लेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करना है, और आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप सबके एग्जामिनेशंस में 100 तो नहीं कह सकते हैं, बट आपको 100% ये कहा जा सकता है कि क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल्स, कहा जाता है कि यहाँ तक महत्वपूर्ण है कि जो पालतू जानवर को हम लोग पालते हैं, वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग क्या करें, कृषि की खोज करें। आपको बता देते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात है। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले लोगों ने क्या जी, पशुपालन किया था। तो पूर्व वैदिक काल में क्या था, लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। जब उत्तर वैदिक काल में आया तो क्या सीखें, एग्रीकल्चर, यानी क्या, कृषि। यही कहा रहा है यहाँ पे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बाय बर्ट्रैंड रसेल, यानी यह जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ख्याल जिसने मानव की मदद की, उस चैप्टर से लिया गया है। और कौन लिखा है, बर्ट्रैंड रसेल। कौन लिखा है, बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। चलिए, या उसको ऐसे बना सकते हो, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2, दिस इज ए प्रोज सेक्शन, दिस प्रोज सेक्शन नेम इज आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड एंड इट इज कंपोज्ड बाय बर्ट्रैंड रसेल। चलिए देखते हैं क्या व्याख्या है। इन दिस लाइन द राइटर सेज, इस पंक्ति में कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं, दैट द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि जब खोज होता है कृषि का तो मनुष्य के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, मनुष्य के जीवन में क्या होता है, टर्निंग पॉइंट, जीवन चेंजिंग का टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि बिकॉज दे वर फुली डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर दियर फूड, वे लोग पूरी तरह से क्या थे, डिपेंडेंट थे एनिमल्स पे, फॉर दियर फूड, और क्या थे, किसान आपके फल पर और उनके भोजन पे क्या थे, निर्भर थे। लेकिन जब कृषि हो गया तो उन पर डिपेंड अब नहीं रहे, अपना कृषि में लोग काम करना शुरू कर दिए। अब द एनिमल्स वर मेनली फेम्ड फॉर fulfillment of their hunger, but by agriculture then dependency of the animals came to an end,
एनिमल जो होते हैं हमेशा मतलब भूखे रहते थे, उनको खाना खिलाना सब कुछ होता है, बट कृषि में ऐसा नहीं है। कृषि से क्या होता है, भूख को लोग मिटाते हैं, और ये सभी आपका मतलब जिसको भूख लगता है, कृषि यानी खेती के माध्यम से, भोजन के माध्यम से उसकी भूख को मिटाया जा सकता है। इसलिए कहता है कि पालतू जानवर से ज़्यादा अच्छा आपका है कि हम लोग क्या करें, कृषि का खोज करें। तो ये आपके लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, ये जो लाइंस आपको थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं आपको दिया हूँ कि थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरह से, कोई भी पाठ आ जाए 3-4 पॉइंट खुद से लिख लेंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी पाठ का नाम हो आप थोड़ा समझेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया, अगर आपका मन करेगा तो क्वेश्चंस लिख सकते हैं, अगर आपका मन नहीं करेगा तो क्वेश्चन नहीं भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखिएगा आंसर्स, लिखने के बाद लिखिएगा क्या, एक्सप्लेनेशन, यानी व्याख्या कर रहे हैं आप, एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे डिफरेंट पेन से, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज कीजिएगा। लिखेंगे यहाँ पे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 2, इस तरह से कर लेंगे पार्ट थोड़ा सा। दिस इज ए प्रोज सेक्शन एंड दिस प्रोज सेक्शन नेम इज, मान लीजिए कि अभी आपको पढ़े थे तो जाहिर सी बात है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एंड it is composed by Bertrand Russell, फुल स्टॉप। जो भी है आप इस तरह से लिखेंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, जाहिर सी बात है जो एग्जामिनर रहेंगे उस समझेंगे कि हाँ आपने अपने शब्दों में लिखा है। आपके दिमाग में ये बातें आना शुरू होगा, सर कैसे पता कि इसी पार्ट का है। तो मैं 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन ये वर्ड बनाया हूँ यहाँ पे, अगर जरा से उसको आप फोकस कर लेंगे तो जाहिर सी बात है सब आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। और प्लस एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जो मतलब कि आपको पंक्ति दिया रहेगा, जहाँ से मन तहाँ से आप उस ट्रिक से क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। चलिए देखते हैं फिर क्या। चलिए क्वेश्चन है, सीबेई यहाँ पे आई है, सीबेई इज नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर्स। सीबेई जो था अब अपने तस्वीरों में इंगेज हो गया, व्यस्त हो गया। ही नो लॉन्गर फील्स, वह लंबे समय तक महसूस नहीं किया, एनी बिटरनेस टुवार्ड्स द टीचर्स, यानी कि कोई शिक्षक उसको कोई कड़वा शब्द नहीं बोला। तो मतलब कहने मतलब ये है कि जो सीबेई था अपने कामों में लग गया और लंबे समय तक उसे कोई डांटा वाटा नहीं। आइए देखते हैं क्या बात है यहाँ पे। ठीक चैंपियन, चलो देखते हैं। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर द आर्टिस्ट बाय सिग्गानोया। आप जैसे हम बनाए हैं अभी, आप वैसे बना भी सकते हैं। चलिए उसके बाद, इन दिस लाइन, इस पंक्ति में देखिए इतना वर्ड क्या है आप खुद से लिख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। द राइटर सेज दैट, राइटर कहते हैं सीबेई इज द हीरो ऑफ द स्टोरी इन इज नाउ। सीबेई जो है इस कहानी का क्या है, तो हीरो है, नायक है। बिजी इन मेकिंग पिक्चर्स एंड हैज नो एनी इल फॉर हिज टीचर्स ओवर और पेरेंट्स, यानी कहता है वह अपने काम में व्यस्त था। कौन सा काम में, तो पिक्चर बनाने के काम में व्यस्त था। हैज नो एनी इल फॉर हिज टीचर्स ओवर और पेरेंट्स, उसके शिक्षक, उसके जो पेरेंट्स थे, अब कोई उसको बोलने वाला नहीं था। Who always tutted him for his passions of the collecting gods, लेकिन उसको हमेशा लोग मतलब डांटते थे, बोलते थे कब, जब वो कद्दू क्या करता था, इकट्ठा करता था, उसके ऊपर कार्य करता था। ठीक है ना, ये बातें चल रही है। अब उसके बाद, his teachers has taken away the god he had bought with interested and his father had
स्मैश्ड ऑल हिज कलेक्शंस ऑफ द गॉड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। उसके शिक्षक ने उसका जो कद्दू था ले लिया, ही हैड ब्रॉट, वो उसको वहाँ पे दे दिया, एंड विथ इंटरेस्ट, एंड हिज फादर, और उसके मतलब बहुत ही उसका मतलब मन लगता कद्दू में, उसको कद्दू को टीचर ने क्या किया, छीन लिया, ले लिया। एंड उसके पिता ने हैड स्मैश्ड ऑल हिज कलेक्शंस ऑफ हिज गॉड्स, जितने भी उसके पास कद्दू थे सबको मतलब स्मैश खत्म करा दिया, बिकॉज, क्योंकि नो वन अंडरस्टूड द आर्ट्स, कोई नहीं जानता था कला क्या है उस कद्दू में। ही हैड शोन इन द गॉड्स, वह दिखाना चाहता था कद्दू को क्या मतलब कद्दू है। इंस्टीड ऑफ पेंटिंग ही गोट स्लैपिंग, सो ही हैड चेंज हिज पैशन इनटू ड्राइंग, यानी जाहिर से बात है ड्राइंग जो आपका होता है वो ड्राइंग में लग गया, आपका ड्राइंग करने में लग गया, और अपना जो कद्दू वाला कार था उसको क्या किया, तो छोड़ दिया। उसका काम क्या था, कद्दू लेकर आता था, उसके ऊपरी परत को काटता था, उसमें से बीज निकालता था, उसमें चाय की पत्ती डालता था, और पिताजी का पिया हुआ जो शराब का जो बूंद होता था उसको लेकर उसके ऊपर क्या जी, लेप करता था। उसका यही काम था। जब पिताजी ने देखा, जब उसके टीचर ने देखे तो बहुत गुस्सा हुए, ठीक है ना। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्विक फास्ट चैंपियन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए। बहुत ही आसान है, जरा से इसको देखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। चलिए उसके बाद आप अपने शब्दों में बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है एक्सप्लेनेशन का। देखिए, ही न्यू, नो, न्यू, नोन, ये हमारा क्रिया कौन सा रूप है, V2 है। ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट्स बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट ए हेन, यानी कि वह, ही न्यू नथिंग अबाउट, वह मतलब कि स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता था, बट ही नो एवरीथिंग अबाउट ए हेन, लेकिन मुर्गियों के बारे में वो सब कुछ जानता था। कौन जानता था भाई, बेंजीन। कौन जानता था, तो बेंजीन। आइए थोड़ा देखते हैं ध्यान से ताकि आपको समझ में आए। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर द अर्थ बाय H.G. बेट्स, या आप बना सकते हैं This line has been taken from my book Rainbow Part 2. This is a prose section. This prose section name is The Earth and it is composed by H.G. बेट्स। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन। अब यहाँ थोड़ा देखते हैं क्या बात है। चलिए, इन दिस लाइन द राइटर सेज दैट, इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि बेंजीन द हीरो ऑफ द स्टोरी वाज थॉट टू बी डल माइंडेड एंड हैड नो लस्ट फॉर एजुकेशन। अब थोड़ा मेरी बात सुनो ध्यान से, यानी क्या, इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि बेंजीन जो था द हीरो ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का क्या था, हीरो था। ठीक है, वाज थॉट टू बी ऑफ डल माइंडेड, सोचा जाता था कि उसका दिमाग क्या है, डल है, भोथर है, बिना दिमाग का है। एंड हैड नो लस्ट फॉर एजुकेशन, और वह शिक्षा के प्रति आकर्षित नहीं था। कौन, तो बेंजीन। वो सिंपल माइंडेड था, साधारण आदमी था। अब ही वॉज नॉट वाइज, वह बुद्धिमान नहीं था। इनफ, वह इतना बुद्धिमान नहीं था टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टॉक मार्केट्स, कि वो स्टॉक मार्केट का हिंदी होता है शेयर बाजार, जो पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते आते रहता है, शेयर बाजार। वो इतना ना चालाक नहीं था कि शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता था। बट ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन पोल्ट्री, वह मुर्गी पालन के बारे में सब कुछ जानता था, उसको उसमें मन लगता था। सो ही हैड ए डीप नॉलेज, उसके बारे में उसको गहरा दिमाग था, नॉलेज था। अबाउट ए hen because all day he was busy in his hens, यानी क्यों था कि पूरी दिन वह मुर्गियों में लगा रहता था। कौन जी, कौन लगाता था, तो क्या बोलेंगे, बेंजीन। यहां लिख सकते हैं he was a simple minded person, वह एक क्या था, विस्तृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति था। कौन, सीबेई। ठीक है, सॉरी, बेंजीन। ठीक है ना, बहुत आसान है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। जहां भी स्टॉक मार्केट आएगा, जहां भी हेन की बात होगी, क्या मारेंगे, तो द अर्थ मारेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन कहता है, माई लाइफ हैज बीन टू क्राउडेड।
कहता है क्वेश्चन है ये, व्याख्या करता है कि मेरा जीवन जो है ना क्राउडेड विथ ट्रेवल्स, यात्रा से भरा हुआ है, एंड मेनी पीपुल, बहुत सारे लोग, फॉर मी टू पुट इट ऑल विद इन द कवर्स ऑफ द वन बुक, यानी अधिकांश लोग मेरे लिए लोग जो हैं उनको मैंने क्या किया, एक नोटबुक में उनके बारे में मैंने लिखा है। इसका व्याख्या करना है किस रूप में होगा ये, चलिए देखते हैं क्या है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन्स इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज। इसका मतलब क्या है, आंखों देखी भारत की यात्रा। क्या है, आंखों देखी भारत की यात्रा। कौन लिखा है, रिटन बाय पर्ल एश बक। कौन लिखा है, पर्ल एश बक। आइए देखते हैं क्या यहाँ पे कहती हैं। इट इज अबाउट हर विजिट टू इंडिया। वो इंडिया में विजिट के बारे में बोलती है। विजिट मतलब होता है भ्रमण, घूमना फिरना। ए ट्रेवलर एंड द इम्प्रेशंस ही गैदर्स अबाउट इट, जो एक साथ घूम रही थी, एक साथ इकट्ठा हुई और भारत के लोगों के साथ वो मिली। कौन, ये कौन, पर्ल एश बक। अकॉर्डिंग टू पर्ल एश बक के अनुसार हर लाइफ इज फुल ऑफ ट्रेवल्स। उनका जो जीवन था ना पूरी तरह से क्या था, यात्रा से भरा हुआ था। व्हेन सी विजिटेड टू इंडिया, जब वह मतलब भारत की यात्रा को विजिट कर रही थी, सी मेट सेवरल काइंड्स ऑफ पीपुल, वहां के अनेक लोगों से मिली। कौन मिला, तो पर्ल एश बक। बहुत ही आसान शब्दों में है, आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा से इसको स्टडी कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हर लाइफ इज फुल ऑफ सो मेनी पीपुल, उनका जीवन बहुत से लोगों के साथ मिला हुआ था। डैट इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट देम विद इन द कवर्स ऑफ वन बुक। उनका जीवन यात्राओं से भरा हुआ था, सभी लोगों से मतलब कि मिली थी, लेकिन जितनी बातें थी केवल एक बुकों में वो लिखी नहीं जा सकती थी। उसके बाद इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि सी मेट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल्स इन इंडिया। इसका मतलब यह है कि भारत में अधिकांश लोगों से वो मिली थी। एंड लिसन टू देम, उनकी बातों को सुनी। सी न्यू देयर फ्यूचर्स प्लान, अब वह जानती थी उनके फ्यूचर प्लान के बारे में, वो कहती थी, जानती थी, बताती थी। तो ये जो आपका मैटर्स है, किसके बारे में लिखेंगे, तो पर्ल एश बक के बारे में। बहुत ही आसान है, आपके 4 नंबर एग्जाम में आ जाते हैं। वीवीआई थोड़ा सा कर लेते हैं, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है चैंपियन। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। कहता है क्या है, दिस मीन्स दैट द चीफ डेली पेपर। इसका मतलब यह है कि रोजाना जो होते हैं पेपर ना, क्या होते हैं, सस्ते लगते हैं। विच गोज एवरीवेयर, ये सभी जगह जाते हैं। एंड हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस, और बहुत ही क्या ये प्रभाव भी डालते हैं। इज फार लेस फ्री देन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली। लेकिन जब यही अखबार जो होते हैं साप्ताहिक हो जाते हैं, सप्ताह के होते हैं और आपके महीने के हो जाते हैं, तो बड़ा ही एक्सपेंसिव लगते हैं। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, तो खर्चीला। बड़ा ही क्या लगता है, तो खर्चीला लगता है। ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2। दिस इज ए प्रो सेक्शन। दिस प्रो सेक्शन नेम इज हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि स्वतंत्र की अखबार जो है, मीडिया जो है, कितना आज़ाद है। इट इज कंपोज्ड बाय डोरोथी एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स, ठीक है ना। आइए देखते हैं, चलिए। हियर, यहाँ बातें हो रही हैं। द राइटर शोज, लेखक दिखाते हैं, दिखाती हैं क्या, द डिफरेंट बिटवीन द चीफ डेली पेपर एंड द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली। वो दिखाती है कि अखबार जो है प्रतिदिन जो होता है वो सस्ता होता है, लेकिन जब सप्ताह में हो जाता है, जब ये मंथ में हो जाता है, महीने में हो जाता है, तो बहुत क्या जी महंगा होता है। द राइटर सेज, लेखिका कहती हैं, दैट द चीफ डेली पेपर इज बेटर दैन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली। फिर कहती हैं कि जो चीफ डेली पेपर, जो सस्ता डेली पेपर आता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है किसके तुलना में, तो सप्ताह के तुलना में, महीनों के तुलना में। उसके बाद बिकॉज इट गोज एवरीवेयर इजली, आसानी से सभी जगह अखबार चला जाता है। एंड इट हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस, वो वहाँ पे जाकर बहुत ही प्रभाव डालता है। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, प्रभाव। बट इट इज far less free than the
मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली। लेकिन ये कहाँ जा सकता है, यह मतलब क्या कि ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव खर्च होता है डेली के प्रति, महीने में और प्लस क्या सप्ताहों में। ठीक है चैंपियन, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। आइए देखते हैं 10 क्या कहता है। चलिए, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, बहुत सारे पारंपरिक समाज में, द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, यानी कि माता और उसके बच्चे की जो मतलब क्या जी संबंध है उसके बारे में कहा जा रहा है, इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि माँ और बच्चे में जितना संबंध है उससे पति और पत्नी में जितना संबंध है उससे ज़्यादा माँ और बच्चे के बीच क्या होता है तो संबंध होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। आइए देखते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशंस, आंसर लिख देंगे यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन, दिस एक्सट्रैक्ट यानी कि वो पंक्ति बोल सकते हैं, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ चाइल्ड इज बोर्न, इट इज कंपोज्ड बाय जर्मन ग्री। ठीक है चैंपियन, अब आइए देखते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट यानी इस अवतरण में, द राइटर्स डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। कहती हैं क्या, इस पाठ में, इस पंक्ति में जो आपके राइटर हैं वो दर्शाते हैं, दिखाते हैं कितना महत्वपूर्ण है क्या एक संबंध माँ और बच्चों के बीच में। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, इस बहुत सारे पारंपरिक समाज में वो संबंध बताता है कि एक माँ और एक बच्चे में कितना ना महत्वपूर्ण संबंध है। देयर इज नो डाउट दैट, इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, यानी माँ और बच्चे के बीच संबंध, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज नेचुरल, और यह जो संबंध है वह क्या है तो प्राकृतिक है। ये बात कौन बोलता है, जर्मन ग्री। कौन बोलता है तो जर्मन ग्री। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद, बोथ दोनों, मदर एंड चाइल्ड हैव ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन देम, यानी वे लोग एक मजबूत कड़ी के साथ बने होते हैं माँ और बच्चे। बट ए वाइफ नीड्स द सपोर्ट टू हर हस्बैंड, लेकिन एक वाइफ, एक पत्नी अपने क्या जी पति से एक सपोर्ट के रूप में चाहती है, यानी कि उसको एक सहयोग दे। एंड द चाइल्ड नीड्स द लव ऑफ इट्स फादर, और एक बच्चे को क्या आवश्यकता होती है, पिता की प्यार की आवश्यकता होती है। हालांकि माता पिता तो महत्वपूर्ण है ही, एक बच्चे को पिता की प्यार की आवश्यकता होती है। सो इट इज डिफिकल्ट टू से दैट, लेकिन यह कहना डिफिकल्ट होगा कि मतलब कठिन होगा कि द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि यह कहना कठिन होगा कि जो पति और पत्नी के बीच संबंध होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा माँ और बच्चे के बीच में संबंध महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये सबके लिए साथ में होता है, सबको इम्पोर्टेंट होना चाहिए। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान एग्जाम क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 कहता क्या है। आइए, he went in to see the ministers and I waited in the car park. कार पार्क, अब देखिए क्या है। he went in to see the minister, वह चले गए किससे मिलने के लिए, मंत्री से मिलने के लिए चले गए। एंड मैं, I waited in the car park, मैं कार पार्क में इंतजार कर रहा था, जहाँ पे पार्किंग था वहाँ में इंतजार कर रहा था कि आएंगे नानू काका तो हम लोग आपस में जाएंगे। अब देखिए क्या होता है। This line has been taken from my book Rainbow Part 2. This is a prose section and this prose section name is A Pinch of Snuff. It has been written by Manohar Mal Gonkar. It has been written by मनोहर माल गोनकर। सिंपल सी बात है, जब मंत्री की बात होती है तो क्या मारेंगे, अ पिंच ऑफ शनाफ। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दिस स्टोरी इज अबाउट द मिसबिहेवियस अटेम्प्ट ऑफ ए कनिंग मैन। यहाँ पे मिसबिहेव आपका लिख सकते हो, मिसबिहेव, BEHAVE, कनिंग मैन, यानी कि टू रिच पावरफुल पीपुल, यानी कि एक आदमी को यह कहानी जो है वो बताता है किस तरह से एक मतलब कि आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कनिंग मतलब होता है धूर्त, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग लेकर जाते हैं, आते हैं। नानू काका वांट्स टू मीट ए
मिनिस्टर। नानू काका मंत्री से मिलना चाहते थे। सो ही कम्स टू द नरेटर्स, यानी कि वह मिलकर अपने वक्ता के पास जाना चाहते थे। ही गोज टू मीट द मिनिस्टर्स, वह मंत्री के लिए मिलने जाते हैं। विथ द नरेटर, अपने वक्ता के साथ, अपने भतीजे के साथ। ही गोज टू सी द मिनिस्टर्स एंड वेट्स इन द कार पार्क, वो मंत्री में चले जाते हैं और उनके जो नरेटर हैं वो कार पार्क में उनका इंतजार करते हैं। एट लास्ट, अंत में, ही मीट्स द मिनिस्टर्स एंड देन ही रिटर्न्स विथ द नरेटर, वो मंत्री से कुछ मिल भी लेते हैं और वहाँ से मिलकर पीछे वापस वो आ जाते हैं जहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है। तो आप इसको बनाकर अपने से खुद से लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 12, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी ऑफ द वेरिड, यानी कहता है कि बच्चे का जन्म इस पारंपरिक समाज में विविध और बहुत ही वेरिड रूप में होता है, विविध रूप में होता है। किस तरह से, आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए चैंपियन, जरा से इसको देख लेंगे ना तो आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, तो बन जाएंगे। आइए देखते हैं। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2। दिस इज ए प्रो सेक्शन। दिस प्रो सेक्शन नेम इज अ चाइल्ड इज बोर्न, इज रिटन बाय जर्मन ग्री। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी वेरिड, यानी कि बच्चे का जन्म जो होता है इस पारंपरिक समाज में बहुत ही विविध प्रकार के होता है। देयर यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली, यहाँ ये पूरी तरह से समाज की जो पारंपरिक जो अवस्था होती है वो पूरी तरह से उस पर मतलब दबाव डालता है और लोग सांस्कृतिक और उसको अच्छी तरह से उसको क्या करते हैं, तो बच्चे को अपना लेते हैं। उसके बाद सो डैट, ताकि द मदर डज नॉट हैव द साइकी बर्डन ओवर ऑन री इन्वेंटिंग द प्रोसीड्यूसर्स, यानी माँ जो है, माँ के ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव ना आए और माँ जो होती है, माँ के अंदर एक अलग ही तरह की भावना बन जाती है। जिस औरत को बाल बच्चे नहीं होते हैं वो हमेशा उनका दिमाग अलग तरह से रहता है, मानसिक संतुलन खोने शुरू हो जाता है। अब इवन दो द पॉसिबल डिजास्टर्स आर द हाईली अलाइव, उनके ऊपर एक बहुत ही प्रलय का दिमाग आना शुरू हो जाता है। इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी, यानी उनकी जो उनकी जो औरतों का जो समाज होता है, अगर कोई भी माँ बच्चे को जन्म नहीं देती है तो उस समाज में उसका अलग ही सोच अलग होना शुरू हो जाता है उसके प्रति। एंड द इंडेक्स ऑफ द एंग्जाइटी हाई एंड रिचुअल्स अप्रोच टू प्रेगनेंसी विच हेम्स द प्रेग्नेंट वोमेन अबाउट विथ कल्चरली फॉरबिडन एक्टिविटीज हेल्प्स मेक एन एंग्जाइटीज मैनेजेबल, यानी कि जो बच्चे का जन्म हो जाता है तो माँ बहुत ही अपने आप को रिलैक्स पाती है। चलिए भाई, हमारा भी एक बच्चा जन्म हो गया है, और समाज क्या करता है, उसको अपना लेता है, अपनी चिंता से क्या होती है, वो मुक्त धीरे धीरे हो जाती है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 13। इट इज ओबियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। इट इज ऑब्वियस, यह स्पष्ट है, वी नो हम जानते हैं, मोर देन एनिमल्स डू, जानवरों से ज़्यादा जानते हैं हम लोग, एंड इट इज़ कॉमन टू कंसिडर, यह विचार करने योग्य बातें भी है, वन ऑफ आवर एडवांटेज, यह हमारे लिए एक लाभ के बारे में बातें भी है। आइए इसको देखते हैं और थोड़ा इसको समझते हैं। चलिए explanations. This line has been taken from the lessons ideas that have helped mankind. It is composed by Bertrand Russell. Bertrand Russell. आइए देखते हैं। In the present line, the writers point out the difference between human beings and animals. इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं, वो पॉइंट बिंदु दिखाना चाहते हैं किसके बीच अंतर बात हो रही है, मनुष्य और जानवर के बीच में अंतर के बारे में बातें हो रही है। He says that, वो कहते हैं, there is a great difference between human beings and animals. बहुत ही अलग अलग अंतर है मनुष्य और जानवरों में, because क्योंकि humans have thinking power, मनुष्य के पास सोचने का एक तरीका होता है, बट एनिमल्स हैव नो थिंकिंग पावर, जानवर के पास सोचने का तरीका नहीं होता है। इट इज ओबियस, यह स्पष्ट है, दैट वी नो मोर देन एनिमल्स, यह स्पष्ट है कि हम लोग जानवरों से ज़्यादा जानते हैं।
एंड इट इज कॉमन टू कंसिडर, यह विचार करने की बातें है भी, इट इज वन ऑफ आवर एडवांटेज, यह हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा लाभ है। ठीक है, हालांकि वो भी जीवित प्राणी है, हम भी जीवित प्राणी है, बट जानवरों से ज़्यादा हम लोग जानते हैं इस टॉपिक के अनुसार। एनिमल्स कैन नॉट थिंक लाइक ह्यूमन, जानवर जो होते हैं मनुष्य के जैसा नहीं सोच सकते हैं। बीइंग्स बिकॉज वन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग पावर, लेकिन मनुष्य के पास एक अद्भुत शक्ति होती है सोचने के लिए, जानने के लिए। दस इस प्रकार सर्टेनली ह्यूमन्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स बिकॉज ह्यूमन्स पावर नो मच मोर देन द एनिमल्स। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मनुष्य जो होते हैं जानवरों से बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं। ठीक है चैंपियन, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ जाते हैं, आप आराम से क्वेश्चंस को बनाकर लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 14। रिलीजन्स इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इन द इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट्स। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक्स आपके लाइन से। कहता है धर्म जो है पूरे भारत में वर्तमान में सभी जगह है धर्म, और कहता है इन इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन में, इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इन इट्स वर्स्ट, यानी जहाँ बहुत अच्छा है और बहुत क्या है तो खराब खराब कुछ होती हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बातें कह रही हैं। चलिए, दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन्स इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज रिटेन बाय पर्ल एस बक। कौन लिखा है तो पर्ल एस बक। ठीक है, अब in the present line the writer wants to expresses her ideas about the role of the religions in Indian life। यहाँ पे जो वक्ता है वो व्याख्या करना चाहती हैं, व्यक्त करना चाहती हैं हर आइडिया, अपने ख्याल को, अबाउट द रोल ऑफ द रिलीजन इन इंडिया, भारत में धर्म का क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताना चाहती हैं। She means to say that, वह कहना चाहती हैं religions has its impact on every aspects of the life of Indian people। भारत के लोगों को जो ये पहलू है बहुत ही क्या डालता है तो प्रभाव डालता है। कौन? धर्म। अब of course बेशक it is present into worst from, जो वर्तमान में बातें होती हैं कहीं कहीं धर्म के लिए विरुद्ध होते हैं और धर्म के साथ भी होते हैं। फैंटेसिज्म एज इट इज इल्सवेयर द वर्ल्ड, संसार में सभी जगह धर्म जो है विद्वान है। बिसाइड्स दिस इंडियन पीपुल बिहेव विद द परफेक्ट फ्रीडम अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन्स, यानी भारत के लोग पूरी तरह से क्या हैं अपने धर्म को मनाने के लिए, अपने धर्म को अपनाने के लिए। कौन कह रहा है? पर्ल एस बक। अब उसके बाद द राइटर्स फाइंड्स दैट एवरी इंडियंस इज फ्री टू वर्शिप एनीवेयर, वो कहती हैं, वो पाती हैं कि प्रत्येक भारतीय आज़ाद है, जहाँ मन तहाँ जाकर मंदिरों में पूजा कर सकते हैं। दस इस प्रकार द राइटर्स फील्स दैट, वो महसूस करती हैं रिलीजन्स इज प्रेजेंट इन एवरी वर्क ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडियन, प्रत्येक जगह धर्म है और धर्म के साथ भारत के लोग क्या जी जुड़े हुए हैं। इट हैज़ बोथ द बेस्ट एंड द वर्स्ट एस्पेक्ट, इसलिए कहा जाता है कि अधिक जगह क्या है तो धर्म को लोग मानते हैं, कुछ कुछ जो ऐसे होते हैं जो कम मानते हैं। ठीक है चैंपियन, इसको आप लिख लेंगे तो बहुत आसान लगेगा। चलिए 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चंस पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं हम लोग 15 क्वेश्चंस। बहुत ही आसान है, जरा से इसको देखेंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं क्या कहता है। ट्रेम्बलिंग इनसाइड, अंदर ही डरना। ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, अपनी गलती पर इंतजार कर रहा था। बट एट लेंथ द मैन एग्जॉर्टेड हिज रिटोरिक एंड स्टेम्प्ड एंगरली आउट ऑफ द हाउस, एक व्यक्ति है जो बहुत ही गुस्सा से उस कमरे से क्या जी उस रूम से बाहर जाता है। आइए देखते हैं क्या बात है। चलिए व्याख्या। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माय बुक रेनबो पार्ट 2। दिस इज ए प्रोज सेक्शन एंड दिस प्रोज सेक्शन नेम इज द आर्टिस्ट, इट इज कंपोज्ड बाय सिग्गा नोया। आइए देखते हैं क्या यहाँ बातें हो रही। चलिए, इन दिस लाइन सिबेईज टीचर्स हैड कम होम, इस पंक्ति में सिबेई के जो टीचर हैं घर में आ गए, टू कंप्लेन, शिकायत के साथ, अबाउट हिज मिस्टेक इन हिज क्लासरूम एज ही वाज कट हिम ए गॉड्स। अब सुनो, सिबेई के जो टीचर थे वो उसके घर आ गए, अबाउट हिज मिस्टेक इन हिज क्लासरूम, यानी सिबेई जो था क्लासरूम गलती किया था, एज ही वाज कट विथ ए गॉड, उसको मतलब कि एक कद्दू के साथ पकड़ लिए थे टीचर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सिबेई वाज टेंसेज
बाय थिंकिंग, वो बहुत डरा हुआ था, सोच के बहुत डरा हुआ था, दैट फॉर वन गॉड्स ही वाज स्कोल्डेड सो मच इन द क्लास एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ हिज मदर। यानी बहुत डरा हुआ था कि जब पकड़ा गया तो अपने माता के सामने किस तरह टीचर उसको डांट रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए इसका कोई भविष्य नहीं है, ये फालतू घूमता रहता है, कोई कद्दू लेकर पुलिस करता है, ये टीचर बोलना शुरू करते हैं। He was tenses that if the teacher saw a row of gods hanging at his back, what would happen to him? कहता है कि यदि देखिए मेरी बात सुने, समझेंगे यहाँ ध्यान से, यदि एक शिक्षक क्या करते हैं, रो जो पंक्ति में लगा हुआ है कद्दू, उसको देखेंगे, टंगा हुआ देखेंगे, तो उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी। एक छोटा सा कद्दू पे इतना मतलब गुस्सा हो गए। सिबई अपने आप में टेंस मतलब सोच रहा था, है ना, चिंता में था। अब बट ही वॉज सेफ, लेकिन वह सुरक्षित हो गया। When the teachers after shoutings at his full of went out of the house without seeing the row of gods in full of anger, बिना देखे बिना सोचे बिना देखे कद्दू जो लगा है रो में, उसको बिना देखे जो टीचर था वहां से गुस्से से बाहर निकल गया और सिबई क्या जी चुपचाप अपने को आराम पाया। तो जाहिर सी बात है, आप इसको एक बार लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ जो लिखे हैं सेंटेंस आप सब वही लिखेंगे, आप अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ऊपर का 2 लाइन। चलिए 1 से लेकर 15 तक आ गए, 16 देखते हैं। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग विच वाज इंडेड प्री रिक्विसाइट ऑफ द हिस्ट्री। यानी प्राग ऐतिहासिक काल में कला का जो महत्व है वो एक महान महत्व था, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, समझेंगे, उसको बारे में हम लोग बताएंगे। आइए देखते हैं फिर क्या कहता है। चलिए explanations. This line has been taken from my book Rainbow Part 2. This is a prose section. This prose section name is Ideas That Have Helped Mankind. It is composed by, कौन लिखा है तो बर्ट्रैंड रसल। आइए देखते हैं क्या यहाँ बातें हो रही। चलिए, In this line the writer says that, इन पंक्ति में लेखक कहते हैं कि The art of writing was a great invention in historical moment. यानी एक ऐतिहासिक क्षण है आर्ट ऑफ राइटिंग की खोज होना, यानी कला की खोज होना एक बहुत ही क्या है, हिस्टोरिकल मोमेंट है। बिकॉज दिस वाज हेल्पफुल टू पास द नॉलेज एंड आइडियाज, हम लोग को नॉलेज और ख्याल के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली, ऑफ वन जनरेशन टू अदर क्वाइट अर्ली। जल्दी से हम लोग मतलब सीखना क्या किए, शुरू कर दिए, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब बाय द हेल्प ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग्स, यानी कि आर्ट ऑफ राइटिंग मदद के साथ, वेरी नाइसली, बहुत अच्छी तरह से, एनीबडी कैन ट्रांसफर हिज आइडियाज और व्यूज टू अदर एंड दैट आल्सो टू ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल। यानी मनुष्य जो होता है जब उसके पास नॉलेज, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अपने ख्याल को, अपने विचार को एक दूसरे के साथ क्या करता है तो शेयर करता है। ठीक है ना, ये बातें यहाँ पर हो रही है। अर्लियर इट वॉज डिफिकल्ट टू डू सो बिफोर द इन्वेंशन। अब क्या है कि ये कठिनाई के रूप में होता था, लेकिन इससे पहले जब खोज हुआ तो बहुत ही डिफिकल्ट रूप में इसका खोज हुआ आर्ट ऑफ राइटिंग का। तो आप इसको बनाकर खुद से लिख सकते हैं। चलिए इसको आप एक बार कर लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी की चैंपियन। आसान है, थोड़ा सा देख लेंगे तो बन जाएगा। चलिए उसके बाद नंबर देखते हैं 17। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला बहुत आता है, इसको एक बार थोड़ा सा मतलब कि हाईलाइट कर लेंगे। यानी कहते हैं इस लाइन में, जैसे कि एज वी वॉक, हम लोग टहलते हैं, वी मेक द प्लेस, खुद से कसम खाते हैं कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, फिर पीछे वापस नहीं आएंगे। देखते हैं क्या है। This line has been taken from my book Rainbow Part 2. This is a prose section. This prose section name is I Have a Dream. It is composed by Martin Luther King Jr. देखते हैं क्या है। In this line, the writer in his speech says, वक्ता जो है अपने भाषणों में कहता है, क्या कहता है, whatever barriers and the obstacles comes in their way, they will not stop and move ahead.
यानी कि कोई भी बैरियर आ जाए, कोई भी रुकावट आ जाए, हम लोग को मूव नहीं होना है, पीछे नहीं मुड़ना है, हमेशा क्या जाना है, तो आगे जाना है। फिर टिल देयर प्रॉब्लम्स टू स्लेवरी, यानी कि कहता है कि बहुत सारे समस्या होगी, गुलामी की बहुत सारी समस्या होंगी। एंड राइट टू फ्रीडम इज नॉट सॉल्व्ड, यहाँ तक कि आज़ादी को अच्छी तरह से हम लोग हल नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम लोग आगे न बढ़े। उसके बाद दे विल नॉट स्टॉप टिल दे, हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे, दे आर नॉट टू ट्रीटेड एज सिटीजन्स ऑफ देयर कंट्री, जब तक कि हम लोग को मतलब अपने ही देश में मतलब एक नागरिकता प्राप्त ना हो, विथ डिग्निटी, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त ना हो, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस हमको प्राप्त ना हो। दे विल नॉट टर्न देयर बैक, हम लोग पीछे वापस नहीं लौटेंगे, बिकॉज इट इज ए प्रोमिस एंड प्लेस्ड दैट इज टेकन, यह वादा रहा और यह आपसे कसम में खाता हूं कि जब तक हम लोग को मान सम्मान प्रतिष्ठा न मिल जाए तब तक हम लोग वापस नहीं लौटेंगे। ठीक है चैंपियन, ये कौन बोलता है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, यू आर एन इडियट, तुम बहुत इडियट हो, एक गाली होता है शब्दों में। ही शॉर्टेड, उन्हें चिल्लाकर बोला, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, मतलब कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है और बच्चों के जैसा। चिल्लाकर उसके पिता बोलते किसको, सीबीआई को। तो आप लिख सकते हो सिंपल सा, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक हैंडबुक पार्ट 2, दिस इज ए प्रो सेक्शन, दिस प्रो सेक्शन नेम इज द आर्टिस्ट, इट इज कंपोज्ड बाई, क्या मार सकते हैं आप लोग, तो सिग्गा नोया। आइए देखते हैं क्या बातें होती है। इन दिस लाइन द टीचर इज एनवायर्ड, शिक्षक बहुत ही क्या जी, नाराज थे, नाराज बोलेंगे यहाँ पे। टू फाइंड सीबेज द स्टूडेंट वर्किंग ऑन हिज न्यू परचेज्ड गॉड इन एन इथिक्स क्लास, नीति शास्त्र के क्लास में जो सीबीआई ने एक कद्दू खरीदा था, उसको क्या कर रहा था, काम कर, उसको क्या जी, पॉलिश कर रहा था, पकड़ा गया। अब ही स्कोल्ड्स हिम, वो उसको बहुत डांटे, फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज स्टडीज, यानी कि अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसको खूब डांटे। एंड इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ इथिक्स, वो कहते हैं कि इथिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था, नीति शास्त्र का। ही इज ए एंग्री, वो बहुत गुस्सा हुए, टू सी सीबीआई बिजी ऑन हिज गॉड, यानी सीबीआई जो था ना कद्दू बन जब व्यस्त था तो बहुत टीचर क्या हो गए, गुस्सा हो गए। ही इज एनवायर्ड, उसके ऊपर बहुत चिल्लाए, नाराज हुए, बाय हिज सिली बिहेवियर एंड स्कोल्ड हिम इन फ्रंट ऑफ द क्लास, और उसको बहुत डांटे और बोले कि तुम हमारी नजरों से दूर हो जाओ और तुम मेरे क्लास से क्या हो जाओ, बाहर चले जाओ। तो ये किसका मारेंगे, द आर्टिस्ट, यानी क्या, सिग्गा नोया। आप बनाकर खुद से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आज आपको एकदम पूरा तरह से अच्छी तरह से सब्जेक्टिव का तैयारी कर देंगे, इतने क्वेश्चन बस खाली आप प्रैक्टिस कर लो। जाहिर सी बात है इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, 4 क्वेश्चन देते हैं, 4 में सिर्फ आपको एक ही लिखना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। What means he will be here for weeks, ministers don't see people for weeks ... months, oh my god, oh my god। चलिए इसको लिखिए, आप देखिए ध्यान से। चलिए आइए थोड़ा देखते हैं ध्यान से इसको। Explanations. This line has been taken from my book Rainbow Part 2. This is a prose section and this prose section name is A Pinch of Snuff. It is composed by Manohar Mal Gonkar. आइए, in this line the writer is surprised. वक्ता जो था बहुत आश्चर्यचकित हो गया। कौन, लेखक मनोहर माल गोनकर। At his mother's announcement that his maternal uncle Nanu Kaka is coming to Delhi to meet any ministers, यानी कि माँ ने घोषणा कर दिया कि तुम्हारे नानू काका आज आ रहे हैं कुछ मंत्री से क्या करने, मिलने के लिए। ठीक है, अब he tells his mother, वो अपने माँ से कहा, कौन कहा, वक्ता, that it was very difficult to get an appointment or to meet any ministers,
यानी कि मंत्री से मिलना, अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही डिफिकल्ट बात होती है, कठिनाई की भरी बात होती है। बिकॉज क्योंकि मीटिंग ए मिनिस्टर्स इज लाइक मीटिंग ए गॉड। जैसे कि मंत्री से मिलना वो समझते हैं कि क्या भगवान से मिलने के बराबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद इट इज वेरी टफ टू सॉल्व द पर्पज टू मीटिंग मिनिस्टर्स बिकॉज इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम। मंत्री से मिलना बड़ा टफ बात होती है, कैसे ये हल होगा, और मंत्री से मिलना एक बहुत ही समस्या होती है। और यह क्या होता है, इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम। मंत्री जो होते हैं लंबे समय तक मिलते नहीं हैं, बोलते हैं कि आ जाओ 10 दिन के बाद आ जाओ, इस तरह से बातें वो करते हैं। तो ये कौन बोलता है, तो मनोहर माल गोनकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हमने बता दिया है आप सबको। जाहिर सी बात है जरा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आइए देखते क्वेश्चन नेक्स्ट। यू टू बेटर हरी अप एंड गेट मैरिज ... जस्ट डू मी ए फेवर एंड लीव मी इन द पीस। यानी कि यू हैड टू बेटर हरी अप, अच्छा होगा कि तुम क्या रहो, शांत रहो। गेट मैरिड, शादी का प्रस्ताव है। जस्ट डू मी ए फेवर एंड लीव मी इन पीस, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मैं अपना शांति महसूस करना चाहता हूँ, चाहे चाहती हूँ। आइए देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। चलिए वही जो आप लोग बताएं उसे बनाएंगे। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माय बुक रेनबो पार्ट 2। दिस इज ए प्रोज सेक्शन। दिस प्रोज सेक्शन नेम इज अ मैरिज प्रपोजल। इट इज कंपोज्ड बाय एंटोन चेखोव। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। चलिए, इन दिस लाइन द चुभोको इज एनवायर्ड, नाराज हो गया, बाय हिज डॉटर नटल्या, अपने बेटी पर चुभोको क्या हो गया, नाराज हो गया। एंड हिज नेबर्स लोमोव, और अपने किस पर, पड़ोसी पर भी चुभोको क्या हो गया, नाराज हो गया। बिकॉज दे बोथ वांट टू मैरी, दोनों चाहते थे शादी करना। एंड लोमोव हैज कम फॉर दिस पर्पज, लोमोव जो था इस इरादे के साथ चुभोको के घर गया था। बट इंस्टीड of proposing Natalia for marriage, Lomov and Natalias are quarreling for silly matters। कुछ छोटी सी बात के लिए नटालिया और लोमोव जो थे आपस में क्या झगड़ा करना शुरू कर दी। इसी बात को लेकर चुभोको क्या था, तो लोग से बहुत ही क्या था, तो नाराज था, एनवायर्ड नाराज था। अब थोड़ा समझेंगे ध्यान से, देखिए चुभोको क्या था, तो पिता था, डैड था। नटालिया क्या थी, डॉटर थी। लोमोव क्या था, पड़ोसी था। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा समझेंगे। अब दिस डिस्टर्ब्स चुभोकोज मेंटली, वो पूरी तरह से मानसिक रूप से उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। एंड ही इज वेरी एनवायर्ड, बहुत ही नाराज हो गया, बाय द बिहेवियर ऑफ बोथ, दोनों के व्यवहार से। सो ही फाइनली सेज, वो अंत में कहता है डैट दे शुड मैरी सून, जल्दी जाकर शादी कर लो। एंड लेट हिम स्टे इन पीस, मुझे यहाँ पर शांति से छोड़ दो। बिकॉज द पर्पज ऑफ ऑल वुड बी सॉल्व, यह समस्या पूरी तरह से क्या जी, हल कर दी गई है। तो आप इसको बनाकर अच्छी तरह से लिखेंगे तो बहुत ही आपके एग्जामिनेशन से मार्क आ जाएंगे। चलिए 21 क्वेश्चंस। I called the धोबी and uncle gave him the coat and took him outside and had a talk with him। मैंने क्या किया, थोड़ा समझिए ध्यान से। I called the धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। and uncle gave him a coat, अंकल उसे क्या दे दिया, कोट दे दिया। ठीक है। and outside and had a talk with me, और बाहर जाकर मुझसे बोला। क्या कहा भाई, आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए, this line has been taken from my book Rainbow Part 2। This is a prose section and this prose section name is A Pinch of Snuff। This prose section is composed by Manohar Mal Gonkar। It is so comedian and event hours story। ये बहुत तरह से हास्यप्रद एक कहानी है, और यहाँ पे नानू काका को दिखाया गया, एक नानू काका किस तरह से यहाँ पे बिहेव करते हैं। चलिए, दिस लाइन डील्स विथ द इंसिडेंट, यह एक घटना घटती है। वेन, जब नानू काका हैड टू टेक एन आउटलैंडिश कार फॉर गोइंग, नानू काका को एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी कार चाहिए जाने के लिए, खूब चमकने वाला कार। ठीक है। टू द मिनिस्टर्स, किससे मिलने, मंत्री से मिलने के लिए। सो ही प्लेज विथ द धोबी, इसलिए धोबी के साथ इस तरह से बातें कर रहे थे।
फॉर शोविंग्स वेल्थ टू प्रूव हिमसेल्फ ए रिच मैन। वो धोबी को दिखाना चाहते थे कि मैं खुद क्या हूं, तो मैं बहुत ही धनी हूं, ठीक है। एंड सो डैट द ऑटो डीलर्स कुड बी ल्यूडिएट एंड टेक हिज कार। और जो वहाँ का ऑटो डीलर्स था वो क्या करता है कि वो सिखाता है, बोलता है कि ठीक है आप इसको लीजिए, और एक कार उनको दे देता है। किनको? तो नानू काका को, ठीक चैंपियन। चलिए इसको मान लीजिए बढ़िया से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। द पास्ट इज नॉट डेड, भूतकाल अभी मरा हुआ नहीं है। एंड स्टैटिक, स्थिर अभी नहीं, स्थिर भी है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, वो अभी भी जीवित है और क्या है तो ऊर्जावान है। ये जो आपका लिखा गया है थोड़ा सा गलत है, इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। दिस गिवन लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन्स, यहाँ इसको हटाकर लिखेंगे क्या? भारत इज माई होम। भारत इज माई होम एंड रिटन बाय ए ग्रेट लीडर, यहाँ पर हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है चैंपियन। आइए देखते हैं। थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के जरिए यहाँ पे डॉक्टर हुसैन सेज दैट, डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, भारत की जो मतलब सभ्यता है वो मरी नहीं है और ना ही आपका स्थिर है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह बहुत ही क्या है? ऊर्जावान है और बहुत ही मूल्यवान है। बिकॉज देयर इज नो डिमेरिट इन दिस सिविलाइजेशंस, इस सभ्यता में कोई डिमेरिट नहीं है। सो वी हैव नेवर डेयर्ड टू चेंज इट इज एंड इट इज हर रियल ग्लोरी, हम लोग कभी इसको चेंज नहीं कर सकते, हम लोग के पास हिम्मत भी नहीं कि इसको हम सभ्यता को चेंज कर सकते हैं, और कभी चिंता की भी बात नहीं है। और यह क्या है? इट्स हर रियल ग्लोरी, भारत की क्या है तो वास्तविक ये गौरव है, ठीक है ना। आप इसको बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, सिंपल सी बात है, थोड़ा देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं सब समझ में आ रहे होंगे, आसान क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे। बस थोड़ा सा इसको आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशंस, द लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2, दिस लाइन बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा, दिस कर लेंगे। This is a prose section and this prose section name is The Artist and it has been written by Sigga Noya, simple सी बात है। In the story this line is used by Sibei's fathers to Sibei in which he says that you are doing so a dirty piece, यानी इस पंक्ति में सिबेई के पिता को दर्शाया गया और सिबेई के पिता कहते हैं तुम बहुत खराब काम करते हो। फॉर वर्क एज आर्टिंग ऑन द गॉड्स, कि कद्दू पर तुम बहुत ही खराब काम कर रहे हो। विच इज सो हेटफुल एंड इट हैज़ नो फ्यूचर, ये जो बहुत ही घृणित कार्य है और तुम्हारे इस बच्चे को जीवन में कोई भविष्य नहीं है। चलिए इसको लिख लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 24, आइए। You can shout your lungs out in your place, but I must ask you to control yourselves here. मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपके पास आया हूं, इसलिए आपसे विनती करता हूं आप अपने आप को थोड़ा क्या कीजिए, नियंत्रित कीजिए। आइए देखते हैं क्या बातें हैं भाई। तो वही, द गिवन लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज ए मैरिज प्रपोजल विच हैज बीन सो ब्यूटिफुली रिटन बाय एंटोन चेको इन सो कॉमेडियन स्टाइल, एक कॉमेडियन शैली में, एक हास्यप्रद शैली में यहाँ पर बताया है, दिखाया है। देखते हैं क्या, आइए। दिस लाइन रेफर्स टू द डिस्प्यूटेड लैंड, एक झगड़ालू विवादित जमीन के बारे में लोग बात करते हैं। ओवर विच लोमोव एंड नटालियास आर एक्सचेंजिंग हॉट वर्ड्स, यानी दोनों एक दूसरे पर खराब खराब शब्दों के बारे में बौछार करना शुरू कर देते हैं। लोमोव क्लेम्स फॉर ऑक्स मीडो एंड नटालियाज इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, लोमोव जो है वो क्लेम करता है, दावा करता है कि ऑक्स मीडो मेरा है, लेकिन नटालिया बोलती है कि ना, उसके ऊपर कोई बात ध्यान दे भी नहीं करती है, एक्सेप्ट वो नहीं करती है। ऑन विच ए सिचुएशंस, अब स्थिति ऐसा हो जाता है, ऑफ क्वेरल, झगड़े के बारे बातें होना शुरू होता है। अकर एंड नटालिया स्टॉप्स लोमोव टू शाउट इन हर होम, और अंत में नटालिया बोलती है लोमोव को कि अच्छा होगा कि तुम अपने आप पर क्या करो, कंट्रोल करो, तुम हमारे घर आए हो। ठीक है चैंपियन, चलिए इसको बना लीजिए आराम से।
1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक 24 क्वेश्चन तक हम आपको बता दिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएंगे, तो बन जाएंगे। आइए देखते हैं 25। आई वेंट टू इंडिया, मैं भारत गई, टू सी वहाँ देखने के लिए, एंड लिसन्स टू 2 ग्रुप्स ऑफ पीपुल, वहाँ पे 2 प्रकार के लोगों को ग्रुप में देखा मैंने, द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज एंड द पीजेंट्स इन द विलेजेस। मैंने क्या देखा, नौजवान लोग को देखा जो बौद्धिक रूप से कहाँ पर रहते हैं, तो शहरों में रहते हैं, एंड पीजेंट्स इन द विलेज, और दूसरा मैंने क्या देखा, जो गांव में किसान रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, चलिए। द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज इंडिया थ्रू ए टेरल आइज विच हैज बीन composed which has been compiled the memories of the several words journeying by the poetess Pearl S. Buck। यानी पर्ल एस बक के द्वारा जितना भी भारत का जो यात्रा की थी उसके बारे में आप व्यक्त करती हैं, यहाँ पर बताती हैं। अब पर्ल एस बक हैज विजिटेड इंडिया, पर्ल एस बक कहाँ घूमती हैं, तो भारत घूमती हैं। नॉट टू सी द ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल प्लेसेस, लेकिन वो भारत की ऐतिहासिक जगह को नहीं देखती हैं, बट टू सी, वो देखती हैं, एंड मीट द फार्मर्स ऑफ विलेजर्स एंड यंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ सिटीज ओवर द प्लानिंग मेड बाय देम। वो देखती हैं भारत के लोगों को, और वहाँ के जो नौजवान लोग उनको देखती हैं, उनके ऊपर प्लानिंग मतलब योजना बनाती है कैसे लोग हमसे आपस में आकर मिले। सी सीज, वो देखती हैं, द पिटिएबल कंडीशंस ऑफ इंडिया, भारत की दयनीय स्थिति को देखती हैं जो गांव में लोग निवास करते थे। उसके बाद सी वॉज सो एग्रीव्ड टू नो दैट द इंग्लिश हैज नॉट लेफ्ट इंडियन इवन आफ्टर दे हैड प्रोमिस टू लीव आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। वो कहती हैं कि जब मतलब कि अंग्रेज, वो जानती, वो सब कुछ जानती है कि इंग्लैंड क्या किया था, भारत को क्या किया था, बर्बाद कर दिया था, सब कुछ यहाँ से लेकर चला गया था। जब तक भारत क्या था, आज़ाद ना हुआ, तब तक उसके मतलब गरीबी की स्थिति बहुत ही अधिक रही। ठीक है, अब दे हैड प्रोमिस, तो वादा करती थी कि टू लिव आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले इंग्लैंड जो थे यहाँ से चले जाएंगे, मतलब अपनी बातें कह रही हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1914। हमारा देश आजाद कब हुआ, 1947 में। ठीक है चैंपियन, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। एनी पब्लिक पर्सन्स राइटर, कोई भी पब्लिक पर्सन, लेखक, स्पीकर, वक्ता, एक्टर, अभिनेता, पॉलिटिशियंस, राजनीतिक, इज सबटली मेड टू फील दैट इफ ही ऑफेंड द प्रेस ही विल सफर फॉर इट। इस जहाँ में कोई भी नेता हो, आदमी हो, मनुष्य हो, एकता हो, अभिनेता हो, राजनीतिक नेता हो, अगर वो मीडिया के ऊपर अछरंग लगाएंगे या मीडिया के ऊपर आरोप लगाएंगे तो मीडिया उनको छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ बात हो रही। चलिए, दिस सेंटेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम द मोस्ट रीडिंग्स लेसन्स हाउ फ्री इज द प्रेस विच हैज बीन रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स। दिस लेसन्स डील्स विद द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी यह जो पार्ट है वो फ्रीडम ऑफ द प्रेस यानी कि अखबार कितना आज़ाद उसके बारे में बताता है, एंड हाउ द प्रेस मिस यूज इट, और किस तरह से लोग क्या करते हैं, अखबार का मिस यूज करते हैं। ठीक है, अब द ऑथर, लेखक कहते हैं, टेल्स थ्रू हिज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, दैट प्रेस कैन मेक एंड ब्रेक द रेपुटेशंस। प्रेस क्या कहता है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा बना भी देता है और मान सम्मान प्रतिष्ठा क्या जी, खत्म भी कर देता है। क्या, अखबार। ऑफ एनी मैन, किसी व्यक्ति का, वेदर दे आर राइटर्स, यहाँ तक कि लेखक हो, स्पीकर हो, वक्ता हो, एक्टर हो, ओवर और पॉलिटिशियंस हो, हु गो अगेंस्ट द प्रेस, इन सब के खिलाफ प्रेस हो जाता है, तो जाहिर सी बात है प्रेस के बारे में बात हो रही है, आप इसको अच्छी तरह से बनाकर लिख देंगे। ठीक है चैंपियन। उसके बाद 27 क्वेश्चंस कहता है, क्या है देखिए, आइए। ऑल देयर लिप्स हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन फ्रंट ऑफ बेड, नाउ वेकेटेड इट एंड मूव्ड इनटू द बैक। सब जिंदगी मिलाकर उसके माता पिता एक सामने वाले कमरे में एक साथ सोते थे, अब क्या होता है कि उनको रूम खाली करके पीछे के कमरे में चले जाने को कहा गया। आइए देखते हैं क्या यहाँ बातें होती है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम मोस्ट रीडिंग पोएट द आर्टिस्ट विच हैज बीन ब्यूटीफुली
कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड बाय H.G. बेट्स। अच्छी तरह से H.G. बेट्स के द्वारा कहा गया है और बताया गया है। ठीक है, क्या? दिस लाइन डील्स विथ द पिटिएबल कंडीशंस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ बेंजीन। यह जो पंक्ति है वो व्याख्या करता है कि एक माता पिता का जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में बताता है। When Benjin grew young, he began to keep more and more hens of all breeds and thus money. जब बेंजिन बड़ा होता है तो अधिक से अधिक मुर्गियां पालना शुरू कर देता है। thus money इस प्रकार continuously went in his पासबुक, और जब पैसे उसको मिलते हैं 10 मनी, इस प्रकार जो उसको पैसे मिलते हैं, लगातार पैसे मिलते हैं, वो अपने पासों में जमा करना शुरू कर देता है। When बेंजिन मैरिड, जब बेंजिन शादी कर लेता है विथ फ्लोरेंस, विथ नेम्ड फ्लोरेंस, जब फ्लोरेंस से शादी कर लेता है, लेडी अगेंस्ट द विशेस टू हिज पेरेंट्स, तो उस औरत की इच्छा हो जाती है कि उसके माता पिता को यहाँ से क्या करें, हटा दे। ठीक है, अब उसके बाद 10 कंडीशंस इस प्रकार हो गया, कंडीशंस चेंज, अवस्था बदल गए, एंड बिकेम पिटिएबल फॉर हिज पेरेंट्स, अब दयनीय स्थिति खुद उसके माता पिता के पास आ गया, एंड दे हैड टू लीव द रूम इन विच दे हैड स्पेंट ऑल देयर लिव्स टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ बेंजिन। पूरा जिंदगी अपने साथ एक साथ सामने वाले कमरे में रहे हैं, लेकिन अब ऐसा स्थिति हो गया है कि उस रूम को खाली करके पीछे कमरे में उनको रहना पड़ा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, बहुत आसान क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा से इसको पढ़ लेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा, और अच्छी तरह से इसको क्या करना है तो नोट कर लेना है। ठीक है चैंपियन। Observing all this, our ancestor decided us from luxuries and pleasure. सभी को देखते हुए हमारे पूर्वज ने हमें ऐशो आराम की दुनिया से दूर रखा है। ठीक है, अब The present line has been taken from the most readings lessons Indian civilization and culture which has been beautifully written by महात्मा गांधी। ऐसे लिख सकते हो, या शुरू से हम जो बता रहे हैं वैसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद In these lessons, the author has presented the value and the importance of Indian civilizations and culture. इस पाठ के अनुसार लेखक जो है वो बताते हैं हमारी व्यवस्था कितनी हमारी व्यवस्था अच्छी है एंड बहुत महत्वपूर्ण है भारत की सभ्यता और संस्कृति। These civilizations, यह सभ्यता एंड कल्चर्स एलिवेट द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मोरालिटी। कहता है कि मानवता और क्या कहता है कि मानवता और मोरालिटी यानी नैतिकता के साथ किस तरह से साथ भारत इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब फिर कहता है लेखक कहता है क्या, द ऑथर हैज सेड, लेखक कहते हैं, दैट हैप्पीनेस टू द टोटली ए मेंटल कंडीशंस, ज्यादा खुशी क्या होता है, पागल ही लोगों को क्या करता है बना देता है। ठीक है, ए मैन इज नॉट हैप्पी इज दैट ही इज रिच, एक आदमी जो है ना उतना खुश नहीं होता है, क्या होता है वो धनी था उतना खुश नहीं होता है। एंड से दैट ही इज पुअर, और कहा जाता है कि आदमी गरीब है दुखी है फिर भी ठीक ठाक है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, जितना धनी लोग होते हैं वो अनहैप्पी दुखी होते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, गरीब लोग क्या खुश रहते हैं। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही अधिक चाहता है जितना ही अधिक पाने की कोशिश करता है। इट डिजायर्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, हमेशा क्या असंतुष्ट रहता है। सो ऑब्जर्विंग, इन सब को देखते हुए, इन सभी को देखते हुए, ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स विच इम्प्रूव आवर मोरल पावर, यानी हमारे पूर्वज ने हमें ऐशो आराम की दुनिया से दूर रखा है और हमें बोला है कि आप मोरल पावर यानी क्या नैतिक शक्ति को आगे बढ़ाइए। तो 1 से लेकर नियर अबाउट क्वेश्चन हम 28 तक देख चुके हैं, बस आपको 35 क्वेश्चंस बताएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो जाहिर सी बात है सब क्वेश्चन आपको आसान हो जाएंगे। चलिए, दैट विदाउट ए फ्री प्रेस, बिना प्रेस के, देयर कैन बी नो फ्री पीपुल, लोग सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। इन ए थिंग दैट ऑल फ्री पीपुल टेक फॉर ग्रांटेड, सभी को सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता की सुरक्षा कैसे मिलती है, अखबार के माध्यम से मिलना शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं क्या बातें यहाँ पे चल रही है। चलिए,
The present line has been taken from the lesson How Free is the Press, which has been beautifully written by Dorothy L. Sayers. उसके बाद in these lessons the author tells that the press should not be totally free. प्रेस जो होते हैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, because क्योंकि it uses its liberty for its own purpose. यदि जो लोग अपने खुद की आज़ादी, खुद की जो स्वतंत्रता, खुद का जो उपयोग उसके लिए करते हैं तो अखबार पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है. दिस फ्रीडम वाज गिवन द प्रेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल. यह जो आज़ादी होता है, यह जो अखबार होता है वो लोगों की मदद करने के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है. ठीक है ना. अब उसके बाद इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, डैट विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपुल. यह सत्य है कि बिना प्रेस के लोग को बदला नहीं जा सकता, लोगों की सोच को बदला नहीं जा सकता है. इफ ए प्रेस इज नॉट गिवन द फ्रीडम एनी पॉलिटिकल बॉडी कैन बी हैवली ऑन इट एंड द पॉलिटिकल बॉडी विल बिगिन टू यूज. अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक कि अगर पॉलिटिकल थिंकिंग ना हो तो उसको बदला नहीं जा सकता है. बस आप इतना ही कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बनाकर. उसके बाद है its own way and the public would be deprived of the his demand and the service. वो बहुत अधिक मांग करता है, लोग के माध्यम से मांग करता है, ये वैकेंसी दीजिए, वो वैकेंसी दीजिए. तब जाकर क्या करता है, द गवर्नमेंट में बी tyrannicals but the press must avoid the censorship of the government. गवर्नमेंट के द्वारा जो योजना निकलता है उसको प्रेस क्या करता है, खंडित कर देता है. कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो लोगों के हित में होते उसको बताता है, जो नहीं उसको हटा देता है. चलिए 1 से लेकर 29 तक 30वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. हिज हैंड्स वर स्टिल टू हिम द अर्थ वाज टू हिज पेरेंट्स. चलिए देखते हैं क्या है. हिज हैंड्स वर स्टिल, उसकी मुर्गी अभी भी थे. टू हिम द अर्थ वाज टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता पर उसके मुर्गी अभी भी थे. आइए देखते हैं क्या है. The present line has been taken from the lessons The Earth, which has been beautifully decorated by the H.G. H.G. के द्वारा सुंदर तरीके से उसको सजाया गया, बताया गया है. In this lesson, a simple and dull-minded boy Benjamin has been portrayed. यानी कि एक साधारण और विचलित मस्तिष्क वाला व्यक्ति जो है हमेशा कैसे आगे बढ़ा उसके बारे में यहाँ विचार करते हैं. चलिए. His parents were not financially good. उसके माता पिता के पास पैसे उतने थे नहीं. His father Johnson was not a hard working man. वो मतलब उसके पिता जो था ना हार्ड काम नहीं करता था. He believes that, वह विश्वास करते थे that everything is in the hands of the God. सब कुछ जो वस्तुएं भगवान के हाथों में है, सब कुछ वस्तु किसमें है तो भगवान के हाथों में है. आज इतना ही करेंगे, बाकी बातें बाद में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. देखने के लिए आप सबको धन्यवाद.